नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आई क्लासेज पर। दोस्तों, आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे टेस्ट नंबर 6 की। जो बात करेंगे टेस्ट नंबर 6, और टेस्ट का जो नाम था अपना वो ज्वालामुखी टॉपिक का टेस्ट हुआ था, उसके वीडियो सॉल्यूशन की बात करेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लाइव और रिकॉर्डेड बैच चलते हैं। इसके अलावा आरपीएससी स्कूल लेक्चरर से तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए हम एक नया इनोवेशन या एक नया नवाचार लेकर आए हैं, जिसमें जो हमारी टेस्ट सीरीज शुरू की है उस टेस्ट सीरीज को टॉपिक वाइज किया है। इससे क्या होगा, इससे आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड का जो भी सिलेबस है उसमें जितने भी आपके टॉपिक दिए हुए हैं वो सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसके साथ ही टेस्ट के बाद में हम उसका वीडियो सॉल्यूशन भी करवाते हैं, जो आपको बहुत कम टेस्ट सीरीज में देखने को मिलता है कि टेस्ट के बाद में आपको वीडियो सॉल्यूशन भी करवाया जा रहा है। जब तक टेस्ट सीरीज में वीडियो सॉल्यूशन नहीं करवाया जाता, आपका सटीक एनालिसिस या आपकी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हो सकती। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आपने कोई टेस्ट दिया, उस टेस्ट में 100 क्वेश्चन आए। अब 100 क्वेश्चन में से मान लेते हैं किसी स्टूडेंट के 60 क्वेश्चन सही हो गए, किसी के 70 सही हो गए, किसी के 50 सही हो गए, मतलब जो भी नंबर है उतने क्वेश्चन सही हो गए। एक नंबर को अपन पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं किसी स्टूडेंट के 50 क्वेश्चन उसमें से सही हुए, तो ये 50 क्वेश्चन तो वही क्वेश्चन है जो उसको पहले से आ रहे थे। अब उसकी गलती कहां हुई है? गलती हुई है नेक्स्ट 50 क्वेश्चन में। अब आपने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है जिसमें वीडियो सॉल्यूशन नहीं है, वो टेस्ट सीरीज तो आपका इतना ही काम करेगी कि आपको जितना आ रहा था उसका टेस्ट आपने दे दिया, बस बात खत्म। या हो सकता है कि आप उसके आंसर शीट देख लो, या आप उसकी आंसर शीट देख लो। थोड़ा सा और अगर एफर्ट डाला जाए तो हो सकता है कि जो 50 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनकी थ्योरी देख लो। लेकिन फिर भी जो 50 क्वेश्चन जहां से बने हैं, जिस कॉन्सेप्ट से बने हैं, वो कॉन्सेप्ट तो आपका अधूरा ही रहेगा। स्टूडेंट्स की इसी कमी को दूर करने के लिए हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज विथ वीडियो सॉल्यूशन शुरू की है, जिससे आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो भी आप गलतियां कर रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक तैयार नहीं है, वो टॉपिक बहुत आसानी से आपके तैयार हो जाते हैं। भाई, जो क्वेश्चन सही हो रहा है वो तो आपके सही हो गए। अब आपको तो ये चीज देखनी है ना कि हमारे से गलती कहां कहां हुई है। तो आपकी एक तो ये कमी दूर हो जाती है। दूसरी कमी ये है कि आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक होता है, जो आपका सिर्फ टेस्ट देने से कवर नहीं होता है, वो कमी भी यहां दूर हो जाती है और आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। इसके साथ ही उस क्वेश्चन के सराउंडिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ही उसका एक्सप्लेनेशन करवाया जाता है तो वो क्वेश्चन भी वहां बन जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज विथ वीडियो सॉल्यूशन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार से कंप्लीट पैकेज है। तो इस इनोवेशन का, इस नवाचार का लाभ उठाने के लिए प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के आज ही आई क्लासेज ऐप डाउनलोड करें और हमारे इस नवाचार के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाएं और हमें और ज़्यादा प्रोत्साहित करें। इसके अलावा अभी जितने भी टेस्ट हुए हैं उन सब की क्लासें यूट्यूब के ऊपर अपलोड की गई हैं। आप वहां जाकर के ये भी देख सकते हैं कि किस लेवल से या किस तरीके से आपको वीडियो सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। अब यहां कुछ दिक्कत हो सकती है। दिक्कत यह हो सकती है कि जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चला रहे हैं
और उसका विथ एक्सप्लेनेशन चला रहे हैं। तो मोटा मोटा आप ये समझिए कि हमारा जो टारगेट है वो 20 से 25 क्वेश्चन के बीच रहता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन कम है, तो क्वेश्चन कम होने का सबसे बड़ा रीजन यही है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर 5 टॉपिक का आपको एक साथ टेस्ट करवाया जाए तो हर टॉपिक से 20-20 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन का भी टेस्ट हो जाएगा। खैर अपने 100 से ज्यादा ही जा रहे हैं, अगर 5 टॉपिक को अपन देखेंगे तो 100 से ज्यादा ही क्वेश्चन जाएंगे, प्लस आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, आपकी जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी हैं जिसमें से इतने क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं। जैसे इससे अगला जो टेस्ट होगा वो भू संतुलन का होगा, मतलब आइसोस्टेसी का होगा। अब आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आप सबको पता है कि आइसोस्टेसी में क्वेश्चन ही 10-12 से ज्यादा नहीं बनते हैं। अब ऐसे तो बनाने को तो देखो कितने ही बना सकते हैं, कोई किसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, कोई किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, अपनी प्रतिस्पर्धा अपने से है और अपने को बेहतर से बेहतर काम करना है। लेकिन मोटा मोटा अगर उसमें आप क्वेश्चन देखो तो उसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं भाई, 2 तो स्टेटमेंट के बन जाते हैं, प्रोट और एरी के। इसके अलावा कौन से विद्वान ने किस विद्वान की थ्योरी को कंसीडर किया है या उसको समर्थन दिया है, या आइसोस्टेसिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, किस सन में किया गया है, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व किसका स्टेटमेंट है, पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का घनत्व मैदानों से कम, मैदानों का घनत्व सागर तली से कम, किसका स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 5 या 6 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, और जो 5 या 6 क्वेश्चन बनते हैं आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, उनसे ज्यादा क्वेश्चन उसमें बने भी नहीं हैं। तो कोशिश यही है कि आपको बेहतर से बेहतर चीजें दी जाए। अगर आपको इनोवेशन अच्छा लगा है, ये नवाचार अच्छा लगा है, तो हमारी तो कोशिश यही है कि हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तैयारी करवाएं, और इसी इनोवेशन के ऊपर ही हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो आपका जीएस वाला पेपर है या फर्स्ट पेपर है, कोशिश कर रहे हैं कि वहां भी हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज विथ वीडियो सॉल्यूशन ही चलाएं। तो उम्मीद है आप लोगों से कि आप हमारे नवाचार को समर्थन देंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। तो अब अपन बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक की। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो ज्वालामुखी का रहेगा, जो टेस्ट नंबर 6 है। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन है, कैरेबियन समूह में मार्टिनिक द्वीप पर माउंट पीली विस्फोट किस वर्ष हुआ था, जिसमें लगभग 28,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसमें तो सीधा सीधा फैक्ट पूछा गया है कि किस वर्ष कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो इसमें ऑप्शन है 1915, 1940, 1935, 1902। आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका होगा 1902। 1902 में कैरेबियन समुद्र में एक द्वीप है मार्टिनिक द्वीप, उसके ऊपर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, उसका नाम क्या था, माउंट पीली। यह विस्फोट इतना जबरदस्त था, इतना भयानक था कि इसमें 28,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब अपन बात यहां किसकी करेंगे, माउंट पीली की बात करेंगे, इसके थोड़े से इतिहास की बात करेंगे कि जो माउंट पीली है ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है, ऐसे ज्वालामुखी ज्यादा विस्फोटक उद्गार वाले क्यों होते हैं, उनका क्या रीजन है। अब ये जैसे ही अपन सारी बात करेंगे तो आपका पूरा का पूरा इस टॉपिक से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी देखते हैं, अगर ज्वालामुखी को देखा जाए तो उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो उद्गार के आधार पर, उद्गार के आधार पर उद्गार के
आधार पर, और दूसरा है उद्गार की अवधि के आधार पर, मतलब टाइम के आधार पर, अवधि के आधार पर। फिर से उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है केंद्रीय उद्गार वाले, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, और दूसरे होते हैं दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। अब केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी वे होते हैं जो विस्फोट के साथ उनका उद्गार होता है। इनका उद्गार एक नली के सहारे होते हैं और वो नली नीचे मैग्मा चेंबर से जुड़ी होती है। उस नली के माध्यम से मैग्मा आता है और क्रस्ट को तोड़ करके, धमाके के साथ क्रस्ट को तोड़ करके ये उद्गारित होते हैं। उनको बोला जाता है केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। दरारी उद्गार वालों की बात करें तो दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी बिना किसी विस्फोट के होते हैं और एक दरार के सहारे लावा लगातार निकलता रहता है बहुत ही शांत तरीके से। और इनसे मुख्य रूप से किसका निर्माण होता है? पठारों का निर्माण होता है। जबकि केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी से देखा जाए तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है, ज्वालामुखी शंकु और ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। अब केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी ज्यादा विस्फोटक क्यों होते हैं? इस चीज को आप ऐसे ध्यान रखना कि लावा में अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा है, लावा में अगर गाढ़ापन ज्यादा है, लावा के साथ गैसों की मात्रा ज्यादा है, तो वो विस्फोट के साथ उद्गार होगा। अब कनेक्ट करना चीजों को। लावा अगर गाढ़ा है, लावा गाढ़ा क्यों है? क्योंकि लावा में सिलिका की मात्रा ज्यादा है। अगर लावा गाढ़ा है, सिलिका की मात्रा ज्यादा है, उसमें गैसों की मात्रा ज्यादा है, तो विस्फोट के साथ धरातल के ऊपर प्रकट होगा। अगर लावा पतला है, अब लावा पतला है तो इसमें सिलिका की मात्रा कम होगी और इसमें विस्फोट नहीं हो रहा है तो इसमें गैसों की मात्रा भी क्या होगी? कम होगी। तो वो बिल्कुल शांत तरीके से उद्गारित होगा। अब यहां लावा पतला होने की वजह से वो लावा दूर तक फैल जाएगा और किसका निर्माण होगा? पठारों का। यहां लावा गाढ़ा होने की वजह से जैसे ही निकला और वहीं जम करके ठोस हो जाएगा, तो या तो शंकु का निर्माण होगा या पर्वतों का निर्माण होगा। क्लियर है यहां तक? अब देखो, केंद्रीय उद्गार वाले जो ज्वालामुखी होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे हवाइन प्रकार के ज्वालामुखी, हवाइन प्रकार के ज्वालामुखी। दूसरा है स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली प्रकार के ज्वालामुखी। थोड़ा मैं अक्सर बारीक लिख रहा हूं। तीसरा है विसुवियस और वल्केनो, दोनों एक ही प्रकार के से होते हैं, तो मैं एक साथ इनको लिख रहा हूं, प्रकार के ज्वालामुखी। और लास्ट है जहां अपना क्वेश्चन भी आया है, पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी। अब यहां से समझना कि ये इतने खतरनाक क्यों होते हैं। देखो, हवाइन प्रकार के ज्वालामुखी में जो लावा होता है वो सबसे पतला होता है। अगर लावा सबसे पतला है तो यहां जो उद्गार होंगे वो बहुत ही शांत तरीके से होंगे। क्लियर है? ऐसे ज्वालामुखी आपको हवाई द्वीप के ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे मोनोलोवा वगैरह बहुत सारे हैं। उसके बाद में स्ट्रोम्बोली भी भूमध्य सागर में एक द्वीप है, सिसिली द्वीप, और सिसिली द्वीप के उत्तर में ही एक और द्वीप है, लिपारी द्वीप, वहां का ज्वालामुखी है, लेकिन हवाइन प्रकार से थोड़ा ज्यादा विस्फोटक है।
इससे क्या है कि लावा लगातार निकलता रहता है। लावा लगातार निकलने के कारण इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अब देखो, यह क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है और यह क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, तो इसके साथ दो क्वेश्चन और कवर हो गए। इसके साथ यह भी कवर हो गया कि केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कौन से होते हैं। इसके साथ यह भी कवर हो गया कि दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी से कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो वीडियो सॉल्यूशन से दोस्तों आपके बहुत सारे फैक्ट क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और सराउंडिंग जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा विस्फोट किस में होगा? विसुवियस या वल्केनो में होगा। जब इनमें विस्फोट होता है तो आसमान में फूल गोभी आकार के बादल छा जाते हैं, यह भी क्वेश्चन बन जाता है। इससे ज्यादा विस्फोट होगा पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी से। अब जिस ज्वालामुखी में जितना ज्यादा विस्फोट की तीव्रता, वो ज्वालामुखी उतना ही ज्यादा खतरनाक। तो अगर आपको पूछा जाए कि इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक विस्फोट वाले ज्वालामुखी पीलियन ज्वालामुखी, सबसे कम विस्फोटक वाले ज्वालामुखी हवाइन प्रकार के ज्वालामुखी, सिर्फ केंद्रीय उद्गार की बात की जा रही है, इनसे भी हल्के फिर दरारी उद्गार वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाते जाएंगे लावा का गाढ़ापन भी बढ़ता जाएगा और विस्फोट की तीव्रता भी बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? अब देखो, पीलियन प्रकार का जो ज्वालामुखी है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी पीलनी ने। इसकी खोज किसने की थी? पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी की खोज पीलनी ने की थी, और उनके खोज की वजह से ही इसका नाम क्या रख दिया गया? पीलियन प्रकार का ज्वालामुखी रख दिया गया। ये सबसे विस्फोटक उद्गार वाले ज्वालामुखी होते हैं, सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी होते हैं। तो ये सारी की सारी विशेषताएं माउंट पीली में थी और इसी वजह से इतने लोग इसमें मारे गए थे। अब साथ ये भी देख लेते हैं कि अवधि के आधार पर ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जागृत ज्वालामुखी, एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, एक होता है शांत ज्वालामुखी। ठीक है, जागृत ज्वालामुखी कौन से होते हैं? वे ज्वालामुखी जिनमें हमेशा से लावा निकलता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता है, जागृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी, वे ज्वालामुखी जिनमें एक बार विस्फोट हो जाने के बाद कुछ समय तक शांत हो जाते हैं, फिर अचानक से ही उनमें विस्फोट हो जाता है। ऐसे ज्वालामुखियों की तुलना नींद में सोए हुए आदमी से की गई है। फिर शांत ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें एक बार विस्फोट होने के बाद भविष्य में कभी विस्फोट नहीं होता है, तो शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1902। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन रहा है? कौन सा रहा है? नोवारप्टा, माउंट सेंट हेलेंस, मोना किया, येलोस्टोन। ये येलोस्टोन नेशनल पार्क तो अमेरिका में है, आपका नाम सुना हुआ लग रहा होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नोवा राप्टा। इसका आंसर क्या होगा? नोवा राप्टा। इसकी बात कर लेते हैं एक बार, कैर फैक्ट वाला क्वेश्चन है। इसका विस्फोट हुआ था 6 जून 1912 में। नोवा
रपटा का ज्वालामुखी का जो विस्फोट हुआ था वो 6 जून 1912 में हुआ था और ये 20वीं शताब्दी का सबसे भयंकर विस्फोट या सबसे जबरदस्त उद्गार वाला ज्वालामुखी था। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था अलास्का में। ये कहाँ हुआ था? अलास्का प्राय द्वीप में हुआ था। अलास्का नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका सबसे उत्तरी भाग है, तो वहां ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। क्लियर है? इससे पहले अगर बात करें तो ऐसा ही विस्फोट किलू लुआ ज्वालामुखी में हुआ था। और कब, कहां है ये हवाई द्वीप का ज्वालामुखी है। ये हवाई द्वीप का ज्वालामुखी है। खैर, अपने को यहां यह ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन कौन सा रहा है? नवारापटा रहा है। इसका जो विस्फोट हुआ था वो 6 जून 1912 को हुआ था, अलास्का प्रायद्वीप में हुआ था। ऐसा ही विस्फोट किलुलुआ ज्वालामुखी पर भी हुआ था, हवाई द्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है लावा, पातालीय, मैग्मा, मध्यवर्ती। खैर, इसका आंसर आप कर ही दोगे लगभग। देखो, भूगर्भ का जो सबसे ऊपरी भाग है, भूगर्भ का जो सबसे ऊपरी भाग है उसको कहा जाता है स्थल मंडल। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। ठीक है, ये जो भाग होता है इसकी अगर औसत मोटाई की बात करें तो 100 किलोमीटर होती है। ठीक है, और ये भाग कैसा है? ये भाग होता है ठोस। अब इस भाग के नीचे आपको यहां देखने को मिलेगा एस्थिनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल। यह भाग क्या कहलाएगा आपका? यह कहलाएगा दुर्बलता मंडल या कहलाएगा एस्थिनोस्फीयर। अब ये जो दुर्बलता मंडल है इसमें जो चट्टानें होती हैं वो पिघली हुई अवस्था में रहती हैं, और पिघली हुई अवस्था में रहने के कारण यहां क्या देखने को मिलता है? मैग्मा। और यही मैग्मा है जो ज्वालामुखी विस्फोट के लिए उत्तरदायी होता है। अब यहां जो मैग्मा फॉर्मेशन है ये क्यों हो रहा है? इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो जैसे जैसे अपन गहराई में जाएंगे तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, और ये तापमान किस दर से बढ़ेगा? 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या आपको कहीं कहीं मिल जाएगा 100 मीटर के ऊपर 3 डिग्री सेंटीग्रेड। खैर, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखो, इसमें सॉल्यूशन से पहले वाले चैप्टर भी कुछ क्लियर हो रहे हैं, तो एंड में आप इसका रिजल्ट देखोगे तो आपको बहुत शानदार इसका रिजल्ट मिलेगा। और आपका जो पेपर है उसमें लगभग आपको 95% से प्लस आपको इस टेस्ट सीरीज से या इस सॉल्यूशन से, मैं टेस्ट सीरीज से नहीं बोल रहा हूं, इस सॉल्यूशन प्लस टेस्ट सीरीज दोनों से आपको 95% से ज्यादा पेपर मिलेगा दोस्तों। अब देखो, दूसरा क्या कारण हो सकता है? दूसरा कारण यहां हो सकता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो सक्रिय पदार्थों की अधिकता के कारण यहां तापमान ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा होने की वजह से यहां चट्टानें पिघल जाती हैं और किसका फॉर्मेशन होता है? मैग्मा का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, अगर धरातल के अंदर है, चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है, तो क्या कहलाएगा? मैग्मा। जैसे ही यह मैग्मा धरातल को तोड़ करके बाहर आकर के जम जाएगा, धरातल को तोड़कर बाहर आकर के जम जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा?
ये कहलाएगा लावा। समझ में आई बात? एक ही चीज है, सिर्फ जगह का फर्क है। अब इस क्रस्ट से पहले जहां भी इसका जमाव होगा, जहां भी इसका जमाव होगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मैग्मा। जैसे ही धरातल से बाहर आ जाएगा तो कहलाएगा लावा। यहां अपन पढ़ेंगे आगे, क्रस्ट के नीचे भी जब मैग्मा का जमाव हो जाता है तो बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे बेथोलित, लेकोलित, फेकोलित, लोपोलित, सील, डाइक। ये सारी की सारी मध्यवर्तीय स्थलाकृतियां हैं जिनका निर्माण मैग्मा से हुआ है। लेकिन जैसे ही मैग्मा बाहर निकल जाएगा क्या कहलाएगा? लावा कहलाएगा। अब आप आंसर इसका आराम से कर सकते हो। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ हमेशा क्या कहलाएगा? मैग्मा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैग्मा कहलाएगा। क्लियर है? हाँ, हट जाता हूं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत संबंधित है। अब टूजो विल्सन वही टूजो विल्सन है जिसने सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। और टूजो विल्सन के बाद में आए थे मॉर्गन, और मॉर्गन ने प्लेट के साथ विवर्तनिक शब्द को भी जोड़ा था। तो ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शन होंगे ज्वालामुखियों की उत्पत्ति से अंतरा प्लेट। दूसरा क्या होगा? नवीन वलित नहीं है, यह वलित है। नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति से, यह कुछ मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में। नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति से, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से, महासागरीय धाराओं से। महासागरीय धाराओं से। तो जहां नाम टूजो विल्सन आए, टूजो विल्सन ने सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1955 में किया था। और प्लेट को जियो प्लेट कहा था। टूजो विल्सन ने पृथ्वी को जियो प्लेट कहा था। ठीक है, उसके बाद में मॉर्गन आते हैं और मॉर्गन ने प्लेट में विवर्तनिक शब्द जोड़ देते हैं और इसी आधार पर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतरा प्लेट। अब अंतरा प्लेट जहां आपको देखने को मिलेगी वहां आपको सबसे ज्यादा ज्वालामुखी क्रियाएं भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अंतरा जो प्लेट होती हैं वो ज्वालामुखी क्रियाओं से संबंधित होती हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। कैर क्लाइमेट ज्योग्राफी में इसको समझेंगे। ये है 23 डिग्री नॉर्थ, या इसको बोलेंगे कर्क रेखा। ये है 23 डिग्री साउथ, इसको बोलेंगे मकर रेखा। यहां जो तूफान उत्पन्न होते हैं उनको बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्या 23.5 नॉर्थ से लेकर के 23.5 नॉर्थ तक पूरे में बनते हैं? बिल्कुल नहीं बनते हैं। यहां है आपकी इक्वेटर लाइन, यहां है 10 डिग्री नॉर्थ, यहां है 10 डिग्री साउथ। कुछ जगह आपको 5 डिग्री नॉर्थ या 5 डिग्री साउथ भी मिल सकता है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार के तूफान नहीं बनते हैं क्योंकि ये क्षेत्र है डोल ड्रम, जिसको कहा जाता है शांत क्षेत्र। तो यहां आपको किसी प्रकार के चक्रवात नहीं मिलेंगे, बाकी इन दोनों क्षेत्रों में आपको चक्रवात मिलेंगे। ये 30 डिग्री तक भी हो सकता है, कोई लाइन नहीं है। ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक भी हो सकता है। नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत हैं। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है,
आर्थर होम्स ने भी अपने सिद्धांत जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है उसके माध्यम से भी वलित पर्वतों की व्याख्या की थी। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में भी टेलर द्वारा नवीन वलित पर्वतों की व्याख्या की गई थी, खैर वो बाद में गलत हो गई थी, वो एक अलग बात है। तो नवीन वलित पर्वतों की उत्पत्ति से तो बहुत सारे सिद्धांत दिए गए थे। ठीक है। महासागरीय जो धाराएं होती हैं वो महासागरों में जो जल संचलन करता है उस जो निश्चित दिशा में करता है, ध्यान रखना, जो निश्चित दिशा में करता है उनको महासागरीय धाराएं कहा जाता है। खैर ये जो चीजें हैं ये तो आगे आई जाएंगी अपनी टेस्ट सीरीज में। ठीक है, क्लियर है। तो टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत अंतरा प्लेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। मैग्मा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है फिर ठोस हो जाती है कहलाती है। थोड़ी देर पहले ही बात की है अपन ने, थोड़ी देर पहले ही अपन ने बात की है, यहां बात की है। मैग्मा जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर निकल करके ठोस हो जाती है क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लावा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को के रूप में कहा जाता है? पाइरोक्लास्ट, हाइपरक्लास्टिक, हेपिरोक्लास्टिक, सीरोक्लास्टिक। देखते हैं इसको। ये पृथ्वी का क्रस्ट है, नीचे मैग्मा है। जब भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, जब भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो यहाँ आपको कुछ बड़े पत्थर भी दिखाई देते हैं, कुछ छोटे चट्टान के टुकड़े भी दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे भी दिखाई देते हैं जिनका घनत्व बहुत कम होता है। इसके अलावा आपको ज्वालामुखी राख भी मिलती है, ज्वालामुखी धूल भी मिलती है, इसके अलावा लावा भी होता है, इसके अलावा बहुत सारी गैसें भी होती हैं और जलवाष्प भी होता है। समझना, इसको मैं सही से ही बना देता हूँ, यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे। देखो ये है पृथ्वी का क्रस्ट और नीचे क्या है? मैग्मा। और जैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ये मैग्मा क्रस्ट को तोड़ करके बाहर निकलता है और अपने साथ बहुत सारे सामग्री लेकर के आता है, जिसमें गैसें भी होती हैं, जिसमें तरल पदार्थ जैसे लावा भी होता है और कुछ चट्टानी टुकड़े भी होते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय आपको क्या मिलता है? चट्टान के टुकड़े जो ठोस पदार्थों के रूप में होते हैं, लावा जो तरल पदार्थ के रूप में होता है और गैसें जो गैसों के रूप में होती हैं। अब देखो इसके अलावा क्या निकलता है? इसके अलावा निकलती है ज्वालामुखी राख, ज्वालामुखी राख, ज्वालामुखी धूल। इतने सारे पदार्थ ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलते हैं। अब अगर चट्टान के टुकड़ों की बात करें तो जो बड़े टुकड़े होते हैं, जो चट्टान के बड़े टुकड़े होते हैं जिनका आकार अंडों के जितना होता है या आलू के जितना होता है, उनको बोला जाता है ज्वालामुखी बम, ज्वालामुखी बम। इनसे छोटे टुकड़े या मटर के दाने के समान टुकड़ों को बोला जाता है लेपिली। कुछ टुकड़े ऐसे होते हैं जिनका घनत्व बहुत कम होता है, उनको बोला जाता है फ्यूमिस, और उनका घनत्व जल से कम होने के कारण वो जल पे तैरते रहते हैं, इस वजह से ये झाग जैसे दिखाई देते हैं। आपने बद्री में कभी कभार देखा होगा
कि वाइट वाइट से पत्थर होते हैं जिसमें बहुत सारे छेद निकले हुए होते हैं, और वो अगर आप उठा करके देखते हो तो बहुत हल्के होते हैं। इसके अलावा गैसों की बात करें तो CO2, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और सबसे मेन जो निकलती है वो जलवाष्प निकलती है। और 60 से 80% ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प निकलती है। जो पूरा ज्वालामुखी अगर 100% है तो उसमें 60 से लेकर तो कभी कभी 90% तक जलवाष्प की मात्रा होती है। क्लियर है? अब देखो, ये सारे के सारे जो सामग्री निकलती है, फिर ये यहां धरातल के ऊपर आकर के जमकर के क्या हो जाती है? जमकर के हो जाती है ठोस। जमकर के क्या हो जाती है? ठोस हो जाती है, और ठोस होने के कारण ये चट्टान के रूप में बदल जाती है, और इसको कहा जाता है पाइरोक्लस्ट। जब ज्वालामुखी राख, ज्वालामुखी धूल और लावा चट्टान के टुकड़े जब सारे के सारे का जमाव जल में होता है तो जो चट्टान बनती है वो बनती है टफ। इसको भी स्टार लगा लेना। जो चट्टान बनती है वो टफ। अगर स्थल भाग के ऊपर इन पदार्थों का जमाव होता है तो पाइरोक्लास्ट। समझे बात को? जब इन्हीं का जमाव जल में हो जाता है तो जो चट्टान बनेगी वो टफ बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी के विश्व वितरण को सही ढंग से वर्णित करता है? मतलब ऐसा कौन सा विश्व में क्षेत्र है जो ज्वालामुखी क्षेत्रों का सही तरीके से वर्णन करता है? ये युवा मोड़दार पर्वत श्रृंखला में से संबंधित पाए जाते हैं, ये नदी के बाढ़ वाले मैदानों में होते हैं, ये पुराने क्षयित पहाड़ की श्रृंखला में संबंध रखते हैं, ये समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अभिमुख होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी आपको सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेंगे? कौन से भाग को ये सही ढंग से वर्णित करेंगे? युवा मोड़दार पर्वतों में आपको ज्यादा ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं देखी जाती है, तो पहला वैसे ही गलत हो रहा है। ये नदी के बाढ़ वाले मैदानों में आपको ज्वालामुखी ज्यादा दिखाई नहीं देंगे। पुरानी क्षयित मतलब ये पर्वत श्रृंखलाएं जिनका वर्तमान समय में बहुत ज्यादा अप्रदन हो चुका है, बहुत ज्यादा अपक्षय हो चुका है, उनसे भी संबंध नहीं रखते हैं। तो मुख्य रूप से ये समुद्र बेसिनों के आसपास संबंध रखते हैं। और इसका जो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक, वहां ये समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अभिमुख होते हैं। या दूसरा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा प्री प्रशांत मेखला में। प्री प्रशांत मेखला में तो इसका जो सही आंसर होगा ये समुद्र बेसिन के आसपास श्रृंखला बनाने को अभिमुख होते हैं। क्लियर है? अब दोनों जगह क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों ही जगह प्लेट टेक्टोनिक की क्रियाएं सबसे ज्यादा होती हैं। मध्य महासागरीय कटक की बात की जाए तो ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, इधर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है। ये दोनों जो प्लेटें हैं ये मूव कर रही हैं पश्चिम की तरफ, जबकि ये दोनों प्लेटें उत्तर पूर्व की तरफ मूव कर रही हैं। इस वजह से इनके बीच में
एक महासागरीय कटक का निर्माण हो चुका है जहां आपको ज्वालामुखी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। सेम यही कहानी है प्री प्रशांत मेखला को लेकर के। प्री प्रशांत मेखला में चारों तरफ प्लेटों का या तो अभिसरण हो रहा है या अपसरण हो रहा है, इस वजह से आपको वहां ज्वालामुखी क्रियाएं सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो इसका आंसर क्या है? इसका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पट्टी का भाग नहीं है? परिध्रुवीय प्रशांत, पहले तो इसको देखो आप, पहले तो अपन ये देखते हैं कि परिध्रुवीय पेटी है कौन सी। अरे भाई बन भी जाओ। ये क्या है? ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। इधर भारत का भाग शुरू होकर के ये चला जाता है रूस, यहाँ जापानी द्वीप समूह और नीचे आ जाता है यहाँ ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? ये है जापान, ये है एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। बीच में जो महासागर है वो कौन सा महासागर है? वो महासागर है प्रशांत महासागर। अब देखो, अब इसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिध्रुवीय प्रशांत ज्वालामुखी पेटी का भाग नहीं है। मतलब इसमें द्वीप समूह दिए गए हैं और वो अपने को देखना है कि परिप्रशांत महासागर में कौन से द्वीप समूह नहीं है, कौन से द्वीप समूह नहीं है। परिप्रशांत का मतलब होता है कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ का जो किनारा होता है उसको परिप्रशांत के नाम से जाना जाता है। इसी को ही अग्निवलय भी कहा जाता है। अब देखो, आपने देखा होगा यहां अलास्का के पास एल्यूसियन द्वीप है, एल्यूसियन द्वीप है। फिर यहाँ ओखोटस्क सागर है, यहाँ ओखोटस्क सागर है। वहाँ सखालिन द्वीप है, वहाँ सखालिन द्वीप है, यहाँ सखालिन द्वीप है। और मीनाडाओ द्वीप है, वो भी प्रशांत महासागर में है। मीनाडाओ, मीनाडाओ, इसकी सही लोकेशन तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन मीनाडाओ प्रशांत महासागर का द्वीप है। तो तीन तो हैं, तीन तो भाग है। एक द्वीप समूह है यहाँ अजोर्स द्वीप समूह, और अजोर्स द्वीप समूह कहाँ आपको देखने को मिलेगा? अजोर्स द्वीप समूह आपको यहाँ देखने को मिलेगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो अजोर्स जो द्वीप समूह है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग है, ना कि प्री प्रशांत महासागर का भाग है। इसकी लोकेशन मेरे को नहीं पता है, मीनाडाओ की लोकेशन कहाँ है। आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि प्री प्रशांत मेखला में मीनाडाओ जो द्वीप समूह है वो कहाँ है। ठीक है। बाकी एल्यूसियन द्वीप अलास्का के पश्चिम साइड में है, सकालिन द्वीप जापान के ऊपर है, ओखोटस्क सागर है उसमें है, मीनाडाओ का पता नहीं है। और अजोर्स जो द्वीप समूह है वो कहाँ है? वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्लियर है यहां तक? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तरी अटलांटिक
अजोर्स द्वीप समूह जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ चोटियां दी हुई है और दूसरी तरफ देश दिए हुए हैं, और ये सारी की सारी चोटियां ज्वालामुखी चोटियां हैं या ज्वालामुखी से संबंधित है। एकांगागुआ, अर्जेंटीना, केटापेक्सी या कुछ जगह कोटोपेक्सी भी लिखा हुआ है, सूडान, किलीमंजारो, तंजानिया, देनाली, संयुक्त राज्य अमेरिका। इनमें 3 सही हैं और एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हिंट दे देता हूं, वो विश्व का सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी है, वही गलत है। आंसर इसका क्या होना है? आंसर इसका होना है केटोपेक्सी। केटोपेक्सी सूडान में नहीं होकर के कहां है? इक्वाडोर। और इक्वाडोर कहां है? दक्षिण अमेरिका। और इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखना केटापेक्सी के बारे में, विश्व का सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी है। क्लियर है? क्लियर है? ये भाग किसका है? ये भाग है एंडीज माउंटेन का, एंडीज पर्वत का, जो कहां स्थित है? जो दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी तट के ऊपर विश्व की सबसे लंबी वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोटोपेक्सी, जो सूडान में नहीं होकर के कहां है? इक्वाडोर में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्वालामुखीय उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्राय विस्फोटक नहीं होता है? सबसे ज्यादा विस्फोटक का तो आ गया था सबसे पहला, पिलियन। तो यहां क्या दे रखा है? पिलियन, हवाइन तुल्य, स्ट्रोम्बोलियन और वल्केनियन। ये सारे के सारे ज्वालामुखी हैं, ये केंद्रीय उद्गार वाले हैं। ये केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी हैं। और केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी को कई प्रकार में विभाजित किया जाता है। पहला है हवाइन या हवाई प्रकार के ज्वालामुखी, हवाई प्रकार के ज्वालामुखी। दूसरा है स्ट्रोम्बोली प्रकार के ज्वालामुखी। तीसरा है वल्केनियन प्रकार के ज्वालामुखी। चौथा है विसुवियस प्रकार के ज्वालामुखी। पांचवा है पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी। इतने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं जो केंद्रीय विस्फोट वाले होते हैं। अब इनमें अगर अपन बात करें तो सबसे कम विस्फोटक
सबसे कम विस्फोटक, उसके बाद में इनकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। और सबसे ज़्यादा जो विस्फोटक होता है वो पिलियन प्रकार का ज्वालामुखी होता है। तो अब ये सबसे कम विस्फोटक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का जो लावा होता है वो कैसा होता है? पतला होता है। और इसके अलावा लावा पतला क्यों होता है? क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। सिलिका की जो मात्रा होती है वो कम होती है। इसके अलावा इसमें गैसों की मात्रा कम होती है। गैसों की मात्रा कम होती है। इन सब कारणों से इनमें विस्फोट नहीं होता है। लगभग शांत उद्गार वाले ही ज्वालामुखी होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो पिलियन प्रकार का। अच्छा, इसमें से बताओ, पिलियन के बाद में वल्केनियन, हवाइन तुल्य, सबसे कम विस्फोट वाला, तो आंसर तो इसका हवाइन तुल्य हो जाएगा। स्ट्रोम्बोली हवाइन तुल्य से ज्यादा विस्फोटक होता है। इससे लावा हमेशा निकलता रहता है, इस वजह से इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी है। विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी है। थोड़ी देर पहले क्या पूछा गया था? थोड़ी देर पहले पूछा गया था कि सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो, सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो। यहां पूछा गया है कि विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी है। मतलब ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, जागृत, प्रसुप्त और शांत। तो पहली बात तो अगर बात करें कि शांत ज्वालामुखी होते क्या हैं, वे ज्वालामुखी, डेफिनेशन देखें तो वे ज्वालामुखी जिनमें एक बार विस्फोट हो जाने के बाद, एक बार विस्फोट हो जाने के बाद भविष्य में कभी विस्फोट नहीं होता। भविष्य में कभी विस्फोट नहीं होता, शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। फ्यूजियामा कैसा है? प्रसुप्त है। काकराटोवा कैसा है? काकराटोवा कैसा है? प्रसुप्त है। एटना कैसा है? जागृत है। एटना कहां का है? इटली का है। काकराटोवा कहां का है? इंडोनेशिया का है। एकांगागुआ है कहां का? वो तो मैं बता देता हूं, चिली का है। कैसा है? शांत है। और फ्यूजियामा कहां का है? जापान का है। बताओ, इससे बढ़िया तैयारी कहां होगी आपकी? कितनी चीजें कवर हो रही हैं और क्वेश्चन आए हुए हैं ये सारे के सारे। अगर फर्स्ट ग्रेड को आप देखोगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए भी हैं। तो अब तो आंसर कर दोगे। एकांगागुआ जो चिली में है, ये भी एंडीज माउंटेन का ही भाग है और ये एक प्रकार का शांत ज्वालामुखी है और विश्व में सर्वोच्च ऊंचा शांत ज्वालामुखी है। विश्व में
सर्वोच्च ऊंचा शांत ज्वालामुखी है। क्लियर है? अब देखो दो तीन चीजें हैं कि ज्यादा क्वेश्चन लाने की वजह से क्या है, ये क्लास भी बहुत लंबी खच जाएगी। और जब एक वीडियो सॉल्यूशन की क्लास जो आपको 2 या 3 दिन से अवेलेबल हो रही है, वो भी 2-2 ढाई घंटे की क्लास जाएगी, तो आपके ही मन में फिर ये आ जाएगा कि इससे बढ़िया तो हम कोर्स ही कर लेंगे, है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं, उनका कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी होता है, कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स भी होता है। मेनली टारगेट हमारा टेस्ट सीरीज में यही होता है कि 15 से 20 क्वेश्चन लाए जाएं। खैर अभी ज़्यादा ही आ रहे हैं क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन लाए जाए, और उस 15-20 क्वेश्चन ऐसे लाए जाए जिनके माध्यम से आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। मेन मोटिव ये है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज विथ वीडियो सॉल्यूशन का, मेन मोटिव ये है कि आप टेस्ट देने के बाद में थोड़ा बहुत आपका आकलन हो जाएगा, और फिर उस आकलन में क्या कमी रही है वो कमी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मैं है भाई ये, है ना, सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी सिसली, वल्केनियन, लिपारी द्वीप, पीलियन ज्वालामुखी, हवाई द्वीप, विसुवियस ज्वालामुखी, इटली। लगाओ दिमाग, और ये दिमाग आप एग्जाम हॉल में भी यूज करोगे तो आपका सही होने का चांस रहेंगे। यहां एक वर्ड आ रहा है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप के सामने जो चीज आ रही है वो उसे बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हवाई द्वीप में तो अपन ने पढ़ा था कि जो ज्वालामुखी होते हैं वो लगभग कैसे होते हैं? शांत उद्गार वाले होते हैं। जबकि यहां तो ये विश्व का सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी है, सबसे विस्फोटक। तो ये चीज मैच नहीं कर रही है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी सिसली द्वीप में ही मिलता है, और इस वजह से ही सिसली द्वीप कहां है? सिसली द्वीप है कहां? देखते ही पता चल जाएगा आपको कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्यों कहा जाता है। ये है अफ्रीका, और अफ्रीका के ऊपर वाला जो ये भाग है ये क्या है? भूमध्य सागर। और यहां सिसली द्वीप है, और यहां इटली है। यहां क्या है? इटली है, और ये सिसली द्वीप है। और इसी सिसली द्वीप का क्या है? ये है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। अब स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी एक प्रकार का जागृत ज्वालामुखी है। अब जागृत ज्वालामुखी है तो इससे मैग्मा का नाम आता है, लावा इससे लगातार निकलता रहता है। इस वजह से इस क्षेत्र में प्रकाश हमेशा दिखाई देता है। इस वजह से इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। वल्केनियन भी लिपारी द्वीप का है, विसुवियस भी इटली का है। अब आपके ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि इस एक ही जगह का सारा वर्णन क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ के लोगों ने ही काम किया है, यहाँ के लोगों ने ही काम किया है। तो अपने ही देश के या अपने ही आसपास के एग्जाम्पल देंगे वो। तो इस वजह से सारे के सारे ज्वालामुखी प्रकारों को इसी एरिया में ही निपटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। लुजोन पर स्थित माउंट पिना तो एक ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? सीधा सीधा क्वेश्चन है, और कहां पर है? ये आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया का। कहां का है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। क्लियर है? करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं, सीधा पूछा गया, लोकेशन पूछी गई है कहां स्थित है, तो इंडोनेशिया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा पर स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? ये द्वीप लगा दिया है, बेरन ज्वालामुखी है भाई। भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पूछा है, एक ही है
भारत का सक्रिय ज्वालामुखी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और कौन सा है, ये तो सबको आपको आ ही रहा होगा, बेरन ज्वालामुखी है। ये कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नारकोंडम भी भारत का ही ज्वालामुखी है, लेकिन कैसा है, प्रसुप्त है। कहाँ है, ये भी अंडमान निकोबार में ही है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन मैन है भाई, दोनों ही क्वेश्चन मैन है, ध्यान रखना, क्योंकि ये फिजिकल ज्योग्राफी में भी आ रहा है और ये इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत मैन क्वेश्चन है। करें नेक्स्ट की बात। रिंग ऑफ फायर कहां स्थित है, भूमध्य सागर के चारों ओर, प्रशांत महासागर के चारों ओर, अटलांटिक महासागर के चारों ओर, हिंद महासागर के चारों ओर, कहां स्थित है भाई बताओ। बहुत ही चित परिचित क्वेश्चन है। रिंग ऑफ फायर थोड़ी देर पहले अपन ने समझा भी था। ये है, ये क्या है, ये सारा का सारा जो भाग है, ये सारा का सारा जो भाग है, ये क्या है, ये है रिंग ऑफ फायर, अग्नि वलय, आग की अंगूठी। अब ये क्या है, ये रिंग ऑफ फायर, ये किसके बीच में दिखाई दे रहा है आपको, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के चारों ओर के किनारे टेक्टोनिक रूप से एक्टिव क्षेत्र है। यहां या तो प्लेटों का अभिसरण हो रहा है या प्लेटों का अपसरण हो रहा है। इस वजह से यहां टेक्टोनिक एक्टिविटी जैसे भूकंप और ज्वालामुखी हर समय घटित होते रहते हैं। और इस प्रशांत महासागर के चारों ओर बहुत सारे ऐसे सक्रिय ज्वालामुखी हैं जिनसे लावा लगातार निकलता रहता है। और इसको अपन ऊपर से देखेंगे तो आपको एक अग्नि की अंगूठी की तरह दिखाई देगी, चारों तरफ आपको आग जलती हुई दिखाई देगी। उसी के आधार पर इसको बोल दिया रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय। और यहां विश्व के लगभग 63% ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी 2-3 बार आ चुका है। खैर पर्टिकुलर ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। सीक्वेंस याद रखना, कई बार सीक्वेंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे कम, फिर नंबर 2 इससे थोड़ा ज्यादा, फिर इससे 3 थोड़ा ज्यादा, ये नंबर 4 सबसे ज्यादा विनाशकारी। जिसमें जितना ज्यादा विस्फोट वो उतना ज्यादा विनाशकारी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको ज्वालामुखी दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको देश दिए हुए हैं। कौन सा इसमें पूछा गया है सुमेलित नहीं है। जोरल्लो मेक्सिको का है, माउंट उटजैन जापान का है, अवाचा रूस का है, माउंट इजाल्को कहाँ का है,
न्यूजीलैंड का नहीं है। माउंट इजाल्को नॉर्थ अमेरिका का है, नॉर्थ अमेरिका का ज्वालामुखी है। क्लियर है? तो तीनों सही हैं, बाकी चौथा गलत है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का है? अलास्का का, हवाई का, अलास्का का, हवाई का, इटली का, जापान का। मोनोलोआ बहुत ही फेमस है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो मोनोलोआ जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप का ज्वालामुखी है। मोनोलोआ कहाँ है? मोनोलोआ हवाई द्वीप का एक जागृत ज्वालामुखी है जो बहुत कम विस्फोटक उद्गार वाला ज्वालामुखी है। क्लियर है? तो मोनोलोआ कहां का है? हवाई द्वीप का है। अगर इटली की बात करें, इटली का एक तो एटना मैन है और एक स्ट्रोम्बोली, ये दो मैन इटली के हैं। जागृत ज्वालामुखियों की बात कर रहे हैं। जापान का मैन एक फ्यूजियामा है लेकिन वो प्रसुप्त है। ठीक है, नेक्स्ट, लेकोलिथ और बेथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? संबंध तो बता दोगे, लेकिन ये चीजें क्या है यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्वालामुखी का, नदी अपरदन का, भूकंप का, हिमस्खलन का। करते हैं इसकी बात। ये पृथ्वी का क्रस्ट और यहां ये क्या है? ये क्या है? ये भाग है मैग्मा। और ये क्या है? ये है पृथ्वी का क्रस्ट, जिसको अपन बोलेंगे लिथोस्फीयर या स्थल मंडल। स्थल मंडल, इसको अपन बोलेंगे दुर्बलता मंडल। अब क्या होता है कि कई बार बहुत सारे ज्वालामुखी क्रस्ट से पहले ही मैग्मा जम करके ठंडा हो जाता है। क्रस्ट से पहले ही मैग्मा जम करके क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। मैग्मा जम करके ठंडा हो जाता है और इनको बोला जाता है ज्वालामुखी से निर्मित मध्यवर्ती स्थलाकृतियां। मध्यवर्ती स्थलाकृतियां। अब यहां यह भी आपको समझना होगा कि ज्वालामुखी विस्फोट से तीन प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। एक तो धरातलीय स्थलाकृति, धरातलीय स्थलाकृति। जब लावा का जमाव धरातल के ऊपर होता है तो धरातलीय स्थलाकृतियां होती हैं। अब कौन कौन सी हो सकती हैं? कौन कौन सी हो सकती हैं? लावा पठार हो सकता है, लावा पर्वत हो सकता है, लावा गुंबद हो सकता है, या ज्वालामुखी शंकु बोल सकते हैं, या लावा शंकु हो सकता है। जबकि मध्यवर्ती स्थलाकृतियों की बात करें तो कौन सी होगी? बेथोलिथ होगी, लेकोलिथ होगा, लोपोलिथ होगा, लोपोलिथ होगा, फैकोलिथ होगा, सील होगा और डाइक
होगा। ठीक है, एक और भी ज्यादा गहराई में बनती है जिसको बोला जाता है ग्रेनाइट का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो, ज्वालामुखी विस्फोट से दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। एक तो आंतरिक स्थलाकृतियां और एक बाह्य स्थलाकृतियां। इसको मध्यवर्ती भी बोल सकते हैं, लेकिन आंतरिक बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। यहां ये कौन सी स्थलाकृतियां हैं? आंतरिक। तो ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। धरातलीय स्थलाकृतियां, इनका निर्माण होता है लावा से। इनका निर्माण किससे होगा? इनका निर्माण होगा लावा से। क्यों? क्योंकि मैग्मा जब धरातल के ऊपर आ जाता है तो उसको कहा जाता है लावा। जब ये लावा यहां जमकर के ठोस हो जाता है तो या तो पठारों का निर्माण होता है, या ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है, या गुंबदों का निर्माण होता है, या शंकु का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, मैग्मा धरातल से बाहर निकलने से पहले ही जमकर के ठोस हो जाता है। तो अब धरातल के ऊपर तो पहुंचा नहीं है। धरातल के ऊपर अगर नहीं पहुंचा है तो इसको बोल देंगे आंतरिक स्थलाकृतियां। और ये आंतरिक स्थलाकृतियों का निर्माण किससे हो जाएगा? फिर मैग्मा से हो जाएगा। तो डिफरेंस समझ में आया? यहां आपको एग्जामिनर कंफ्यूज भी कर सकता है और यह भी दे सकता है कि मैग्मा से निर्मित स्थलाकृतियां कौन सी हैं या लावा से निर्मित स्थलाकृतियां कौन सी हैं। तो कौन सी हैं? बेथोलित, लेकोलित, लोपोलित, फेकोलित, सील और डाइक। तो लेकोलित और बेथोलित का निर्माण का जो संबंध है वो किससे है? आंसर तो अपना आ गया। अब देखो, बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। जो लावा का गुंबदाकार अगर जमाव होता है लेकिन बहुत विशाल स्थलाकृति होती है, बेथोलित कहेंगे। जब लावा का जमाव गुंबदाकार होता है लेकिन बेथोलित से छोटा होता है, लेकोलित होता है। जब लावा का जमाव छिछले बेसिन में तस्तरी नुमा होता है और धरातल के जस्ट नीचे होता है, लोपोलित होता है। जब लावा का जमाव अपनति अभिनति के रूप में होता है, फेकोलित कहलाता है। जब लावा का जमाव दो परतों के बीच में चादर की तरह होता है, सील या सीट कहलाता है। जब लावा का जमाव लंबवत होता है तो डाइक कहलाता है। और ये सारी स्थलाकृतियां आंतरिक स्थलाकृतियां हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे कहते हैं ज्वालामुखी शंकु, कोल्डेरा, ज्वालामुखी क्रेटर, या इनमें से कोई नहीं। देखो, ये पृथ्वी का क्रस्ट है और ये नीचे मैग्मा है। ये नीचे क्या है? मैग्मा है। और जब ज्वालामुखी निकलता है तो बाहर निकल करके जमता रहता है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ज्वालामुखी शंकु। इसको क्या बोला जाएगा? बीच में जो आपको ज्वालामुखी पाइप दिखाई दे रही है, इसको बोला जाएगा ज्वालामुखी पाइप, ज्वालामुखी पाइप या ज्वालामुखी नली। इसको बोला जाएगा ज्वालामुखी मुख। अब ज्वालामुखी मुख ज्वालामुखी का वह स्थान होता है या वह भाग होता है जहां से लगातार लावा निकलता रहता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जो ज्वालामुखी यहाँ से लावा निकलना बंद हो जाता है, और जैसे ही लावा निकलना बंद होता है तो इसमें बरसात के समय पानी भर जाता है, और पानी भर जाने से यहाँ बन जाता है क्रेटर झील। पानी भर जाने से यहाँ बन जाती है क्रेटर झील। अब क्रेटर झील का निर्माण कई प्रकार से हो सकता है। जब इसमें धसाव हो जाए तब भी हो सकता है, जब इसमें वापस से दूसरा विस्फोट हो जाए तब भी हो सकता है। उसकी अपन आगे बात करेंगे। अब देखो,
अब जब ये जो ज्वालामुखी मुख है ज्वालामुखी का, इसमें विवर्तनिक घटनाओं के कारण या कभी कभार दूसरे विस्फोट के कारण ये ज्वालामुखी मुख अगर बड़ा हो जाए, उसको बोल देते हैं कॉलडेरा। उसको क्या बोल देते हैं? कॉलडेरा बोल देते हैं। ज्वालामुखी मुख का क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। और सबसे बड़ा जो कॉलडेरा है वो ओसो कॉलडेरा है। ओसो कॉलडेरा है। और कहां है ये? जापान में। ओसो कॉलडेरा कहां है? जापान में है। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये ज्वालामुखी का मुख ही होता है, लेकिन मुख से बड़ा होता है। मुख से क्या होता है? बड़ा हो जाता है। इसमें भी जब कभी कभार पानी भर जाता है तो काल्डेरा झील बन जाती है। तो काल्डेरा झील बन जाती है। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति और अभिनति में लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को कहते हैं। थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब लावा का जमाव इस तरीके से होता है तो उसको क्या कहा जाता है? फैकोलित कहा जाता है। जब लावा का जमाव ये ऊपर उठा हुआ भाग अपनति, नीचे धसा हुआ भाग अभिनति, जब लावा का जमाव अपनति और अभिनति के रूप में होता है तो वो स्थलाकृति फैकोलित कहलाती है। और ऐसी स्थलाकृतियां आपको वलित पर्वतों में देखने को मिलती है। वलित पर्वतों में देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसी स्थलाकृतियां आपको कहां दिखाई देगी? ऐसी स्थलाकृतियां आपको वलित पर्वतों में दिखाई देगी। जब वलित पर्वतों में अवसादी चट्टानों में लावा का जमाव ठीक उसी तरीके से हो जाता है जैसा वो पर्वत श्रृंखला फैला हुआ है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे वलित पर्वतों से या वलित पर्वतों के अंदर लावा का जमाव क्या कहलाता है? फैकोलित। देखने से ऐसा लगता है जैसे अपन पानी फेंकते हैं ना कभी, तो पानी कैसे जाता है? इस तरीके से जाता है, तो उसको बोलेंगे फैकोलित। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति और अभिनति में, ये रिपीट हो गया भाई, सॉरी, है ना, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देखो, विसुवियस कहां का है? विसुवियस इटली का है। इरेबस कहां का है? अलास्का का है। अलास्का का है क्या? माउंट इरेबस अंटार्कटिका का है। अंटार्कटिका का ज्वालामुखी है। खैर आंसर तो अपना मिल गया। केटापेक्सी इक्वाडोर का है ही है। मोनोलोवा थोड़ी देर पहले ही बात की थी, हवाई द्वीप का एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। केटापेक्सी सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी है। विसुवियस इटली का कैसा ज्वालामुखी है? विसुवियस इटली का प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इरेबस कैसा है? अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। जैसे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन है, माउंट बेरन है अंटार्कटिका में, सॉरी अंडमान निकोबार में। वैसे ही माउंट इरेबस अंटार्कटिका का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है। केटापेक्सी इक्वाडोर में है, विश्व का सबसे ऊंचा जागृत, विश्व का सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी है, लेकिन कैसा है? सक्रिय है ना। तो विश्व का सबसे ऊंचा, हाँ जागृत हो गया ना। मोनोलोवा हवाई द्वीप का है और कैसा है? जागृत ज्वालामुखी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। वही आ गया इसमें, मेनली आप बता ही दोगे।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माउंट इरेबस जापान का नहीं है। माउंट इरेबस कहाँ का है? अंटार्कटिका का है और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्लियर है? तो ये आज का अपना जो सॉल्यूशन है, ज्वालामुखी वाले टॉपिक का जो टेस्ट हुआ था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टेस्ट आपका शायद मेरे ध्यान में नहीं है, शेड्यूल टेलीग्राम पे डाल रखा है, आप देख लेना। शायद भू संतुलन का होना चाहिए। और अगर कुछ बीच में 1-2 दिन का डिले हो भी जाता है तो उसका ये नहीं है कि हम आपको करवाएंगे नहीं। थोड़ा सा शेड्यूल इस टाइप से ही चल रहा है कि टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी टेस्ट सीरीज पूरा वीडियो सॉल्यूशन के साथ ही करवाएंगे। तो अगर हमारी टेस्ट सीरीज आप लोगों को अच्छी लग रही है, आपको देख के अगर ऐसा लग रहा है कि हमारी तैयारी इस तरीके से अच्छी हो सकती है, अगर आपके अंदर से ऐसी आवाज़ आती है, तो हमारे प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के हमारा जो आई क्लासेज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। नई अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम आई क्लासेज से जुड़िए। हमारा यूट्यूब चैनल है आई क्लासेज, जहां आपको बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेगा। जल्दी हम राजस्थान ज्योग्राफी की फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज विथ वीडियो सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। सभी का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक जितने भी सॉल्यूशन करवाए हैं उनकी सभी की क्लास यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो इस वजह से है कि आपको एक बार आइडिया हो जाए कि टेस्ट सीरीज किस तरीके से चलेगी। और जैसे ही ये टेस्ट सीरीज चल जाएगी और हमारे पुराने जो स्टूडेंट होंगे उनको नई टेस्ट सीरीज में फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल होंगे और फिर से लग जाएंगे एक नई ऊर्जा के साथ और अच्छी तैयारी के लिए। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारी टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अपने जो भी फ्रेंड सर्किल हैं, जो भी आपके ग्रुप हैं, जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर शेयर कीजिए। और आप लोगों से सहयोग की आवश्यकता है और हमारा प्रयास रहेगा आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट अवेलेबल करवाने का। इसके साथ ही जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लाइव कोर्स लेने हैं वो भी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर सारे कोर्स अवेलेबल है ज्योग्राफी एग्जाम से रिलेटेड। और आपके लिए एक ज़रूरी सूचना ये है कि बहुत ही जल्द इसी इनोवेशन के साथ आरपीएससी पेपर फर्स्ट की भी टेस्ट सीरीज हम लाने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ा धैर्य रखिए, जल्दी से जल्दी हम वो टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे और आपकी फर्स्ट पेपर की भी तैयारी उसी तरीके से करवाएंगे जितना हम ज्योग्राफी में मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में।